हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है कि सभी बहुत बढ़िया से होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ये मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि 12वीं का एग्ज़ाम बहुत अच्छा, बहुत क्रूशल एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो हमने अब तक बेटे प्रश्नावली 5.3 के सॉल्यूशन के अंदर 2 सवाल हल कर लिए थे। आज हम तीसरे से बात करने वाले हैं। दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 3 और तीसरे क्वेश्चन में हमें बहुत इजीली काम करना है, क्योंकि इस तरीके के सवाल हमने एग्जाम्पल्स में बहुत कर लिए थे और इंट्रोडक्शन के अंदर हमने सारी बातें बता चुके हैं। इन सवालों करने के लिए 2 विधियों का प्रयोग किया जा सकता है, जिसमें एक तो होती है प्रथम अवकलन विधि, प्रथम अवकलन टेस्ट कुछ लोग कहते हैं, परीक्षण कहते हैं, लेकिन कुछ लोग विधि कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरे नंबर पे होती है द्वितीय अवकलन विधि। ठीक है बेटा, इन दोनों विधियों का प्रयोग किया जा सकता है क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट्स को सॉल्व करने के लिए। लेकिन हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग करेंगे सेकंड पार्ट का यूज़। ठीक है ना, द्वितीय अवकलन विधि का यूज़ करेंगे हम लोग। और अगर कहीं ये विधि फेल हो जाती है, क्योंकि ये फेल भी होती है कुछ केसेस के अंदर, ये फेल भी हो जाएगी, तो अगर ये फेल होती है फिर हम लोग प्रथम को बुला लेंगे। फिर हम लोग किस पे जाएंगे, प्रथम पे जाएंगे, प्रथम अवकलन विधि पर। ठीक है, तो जैसे सवाल के अंदर होगा, जैसे क्वेश्चन के अंदर कहा भी है उसने, तो निम्नलिखित दिए गए फलनों में स्थानीय उच्चतम स्थानीय निम्नतम यदि कोई है तो ज्ञात करो। और स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम मान जैसी भी स्थिति हो, चाहे इससे निकल रहा हो चाहे इससे निकल रहा हो, जैसी भी स्थिति हो, आप लोग बेटे ज्ञात करिए। तो बहुत इजी सवाल है, आसानी से करेंगे, क्योंकि इस तरीके के एग्जाम्पल्स हमने कई सारे कराए थे आपको इंट्रोडक्शन के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि बहुत से क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो आप जब विधि लगाते हो, मैंने मिटा दिया, द्वितीय अवकलज विधि जब लगाओ या प्रथम अवकलज विधि निकालो, दोनों में एक कॉमन स्टेप होता है कि यहाँ पर हम लोग x के सापेक्ष, x के बेटे सापेक्ष क्या कर लेते हैं, अवकलन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अवकलन करने पर, ऐसा लिखते हैं बहुत अच्छे से, करने पर। तो यहाँ पे मुझे f' मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू x 2x। फिर हम लोग क्या निकालते बेटे, यहाँ पे निकालेंगे क्रांतिक बिंदु। क्या निकालेंगे, क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए मेथड हमने बहुत अच्छे से समझाया है पिछले लेक्चर में भी और इंट्रोडक्शंस के अंदर भी। हम लोग f' को 0 के इक्वल रख लेते हैं। इसका मतलब 2x की वैल्यू 0 आ जाएगी, x का वैल्यू मिल जाएगा 0। तो ये हमें एक क्रांतिक बिंदु मिल गया है। ठीक है, और इसको इक्वेशन 1 मान लो। जो द्वितीय अवकलन विधि थी, डबल डेरिवेटिव जो मेथड था, उसमें हम लोग क्या करते थे, जो प्रथम अवकलज है, एक बार डिफरेंशिएशन जिसका किया उसको 2 बार करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष पुनः अवकलन, ठीक है ना, करने पर। तो जब हम अवकलन करेंगे बेटा, तो यानी कि ये फर्स्ट इक्वेशन का, तो f" इज इक्वल आ जाएगा, देखो 2 बाहर आ जाएगा, x का हो जाएगा 1, तो 2 आ जाएगा। ठीक है, और हम x इज इक्वल टू 0 पर देखेंगे, x इज इक्वल टू 0 पर f" यानी कि f" की वैल्यू, जब x की वैल्यू 2 भरेंगे तब देखेंगे हम लोग। देखो इसके अंदर यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, f" की जगह अगर आप 2 भरोगे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये तो x से स्वतंत्र है, तो 2 ही आएगा। और अगर 2 आया है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव चीज़ आई है। क्या आई है, पॉजिटिव। यानी कि कहने की बात है चूँकि f" का जो चिन्ह है वो 0 से, जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा आया है, f" 0 का मान, तो हम ये कहेंगे x इज इक्वल टू 0 एक स्थानीय निम्नतम बिंदु है। कैसा बिंदु है, निम्नतम बिंदु है। ये बात आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में बताई गई है कि अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है तो निम्नतम होगा, ये नेगेटिव आएगी तो अधिकतम होगा। तो इसीलिए fx का जो निम्नतम मान होगा, निम्नतम मान है ना, निम्नतम मान वो कितना होगा, f
ये जो फंक्शन दिया गया था इसमें 0 भर दोगे आप, 0 भर दोगे तो आ जाएगा 0। तो यही हमारा उत्तर रहेगा, आंसर रहेगा। तो बहुत सरलता से आप अगर दोनों विधियों को अच्छे से समझते हो, जानते हो, तो इनमें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है मेरे बेटा, ठीक है। तो 0 पर स्थानीय x = 0 पर स्थानीय जो है वो है। तो यहाँ पर एक शब्द लिखना है आपको, स्थानीय न्यूनतम। स्थानीय शब्द यहाँ लिख लेना, यहाँ पर स्टार जहाँ मैंने बनाया है यहाँ पर लिख लेना, f' का स्थानीय न्यूनतम मान f0 यानी कि इतना होगा। चलिए अब बेटे हम इसके चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। किसकी तरफ? सेकेंड पार्ट की तरफ, ठीक है बेटा। तो सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? वो दिया गया है बेटा कि gx एक फंक्शन है, gx एक फंक्शन है जो कि x की घात 3 - 3x के बराबर है, x की घात 3 - 3x के बराबर है। तो फिर से वही करेंगे कि x के सापेक्ष सबसे पहले तो अवकलन कर लेंगे। जो स्टेप हमने बताए हैं आपको द्वितीय अवकलन विधि के अंदर यूज़ होते हैं, इंट्रोडक्शन में जो बताएं कि सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन कर लें, अवकलन है ना, करने पर तो हमारा g' आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 3x² माइनस का 3, बिल्कुल ठीक है, 3x² माइनस का 3। फिर हम लोग यहाँ पर क्रांतिक बिंदु पर चर्चा करेंगे कि क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करते हैं हम लोग? g' को हम 0 के इक्वल रख देंगे, यानी कि 3x² ऑफ -3 = 0। 3 कॉमन निकाल लेंगे तो x² - 1 = 0, या x + 1 x - 1 = 0। बात समझ में आ रही है? 3 उधर चला जाएगा, 0 हो गया। तो x के दो वैल्यू प्राप्त हो जाएंगी, एक तो x की वैल्यू 1 प्राप्त हो जाएगी और एक x की वैल्यू -1 प्राप्त हो जाएगी। तो ये दो हमें क्रांतिक बिंदु हमें मिल गए हैं, ठीक है ना। तो बारी बारी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है उसका पुनः अवकलन करेंगे। तो समीकरण मेरे पास में जो 1 है का x के सापेक्ष क्या करेंगे बेटा? पुनः अवकलन, ठीक है ना, पुनः अवकलन करेंगे। तो पुनः अवकलन करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा? g" बराबर 6x - 3, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, एक एक पॉइंट पे चेक करेंगे। नाउ x = 1 पर अगर हम g" 1 का मान निकालें तो कितना आ जाएगा? यहाँ 1 भरो, 6 × 1 - 3 दैट इज इक्वल टू 3, जो कि आपका एक पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। क्या दे रहा है? पॉजिटिव, ठीक है। तो x = 1 पर g" जो 1 है वो 0 से बड़ा है, अतः x = 1 एक स्थानीय उच्चतम बिंदु है ना। और x = 1 पर अगर हम लोग स्थानीय उच्चतम मान निकालेंगे, स्थानीय उच्चतम मान ज्ञात करेंगे तो बेटे वो आ जाएगा f ऑफ, जो हमारा फंक्शन दिया गया था, f नहीं सॉरी g, हमारे पास फंक्शन था g ऑफ 1, हम यहाँ पे 1 भरेंगे तो आ जाएगा 1 की घात 3 - 3 × 1, इसका मतलब माइनस का 2 आ जाएगा। तो उच्चतम मान आ जाएगा -2। तो एक आंसर हमने निकाल लिया है बेटा, उच्चतम मान कितना आ जाएगा? -2, ठीक है। क्लियर है? x = क्या गड़बड़ कर दी बिना? पॉजिटिव आया है तो स्थानीय उच्चतम नहीं होता, निम्नतम होता है यार, अपनी बातों को निम्नतम होता है ना, निम्नतम होता है। तो यहाँ पे स्थानीय निम्नतम मान कितना आ जाएगा? ठीक है, निम्नतम मान कितना आ जाएगा? -2। अब हम बात करेंगे x = -1 पर। x = -1 पर तो हम लोग जब देखेंगे g" माइनस का 1 इज इक्वल टू, कहाँ पे भरेंगे बेटा? g" कहाँ निकाला था आपने? ये निकाल रखा है यहाँ पे। तो 6 × माइनस का 1 - 3, तो माइनस का 9 आ जाएगा, जो कि आपका 0 से छोटा है, यानी कि नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव है। और नेगेटिव आने पे क्या होता है कि x = -1 है ना पर, ठीक है ना, या फिर x = -1 जो है
स्थानीय उच्चतम एक बिंदु है, ठीक है। तो बेटा स्थानीय उच्चतम मान कितना आ जाएगा, स्थानीय उच्चतम अगर हम लोग मान निकालेंगे तो निकल जाएगा g ऑफ -1। तो जहाँ आपका g का वैल्यू है, फंक्शन है ये वाला ऊपर वाला, इसमें आप भर दोगे -1, तो -1 की घात 3, -3 गुणे -1, तो आ जाएगा -1 + 3 = 2, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 है, ठीक है बेटा, और मिनिमम वैल्यू -2 है। उम्मीद करता हूँ सवाल आपको समझ में आया होगा। फटाफट के अंदाज में आप लोग बेटा फटाफट वीडियो को, लेक्चर को पॉज करके नोट कर लें ज़रा, ठीक है ना। देन मैं आपको थर्ड पार्ट पे लेके चलता हूँ, ठीक है। चलिए, थर्ड पार्ट बेसिकली क्या है, अगर हम ध्यान से देखेंगे थर्ड पार्ट क्या है, ठीक है। थर्ड पार्ट में हमें कहा गया है कि एक फंक्शन है hx। थर्ड पार्ट इज़ व्हाट, एक फंक्शन है hx, और जो कि दिया गया है कि sin x + cos x। बहुत अच्छा सवाल है। और ये कहा कि x को जो कंसीडर करना है आपको, वो कंसीडर करना है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी हो और π/2 से छोटी हो। प्रथम चतुर्थांश की बात कर रहा है। अच्छा सुनो, इस बात को वो इस तरीके से भी कह सकता था और करके कि x की वैल्यू आती है कहाँ से, ओपन इंटरवल 0, π/2 से। अगर ऐसी बात लिखी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों बातों का अर्थ समान है, ठीक है ना, बस कहने का अंदाज अलग है, ठीक है। ये हमने इंटरवल की फॉर्म में दिया है, अंतराल के रूप में, और ये इसने असमिका की फॉर्म में हमें दिया है, रेंज बताइए इसकी। तो सिमिलरली हम लोग जो मेथड यूज़ करते हैं वही करेंगे। तो हमारे पास जो hx है, इस वाले फंक्शन का हम लोग x के सापेक्ष पहले क्या कर लेंगे बेटे, x के सापेक्ष आराम से प्यार से हम लोग क्या कर लेंगे, अवकलन कर लेंगे। अवकलन करने पर, ठीक है ना, तो बेटे जब अवकलन करेंगे तो आ जाएगा h' इज इक्वल आ जाएगा, sin x का होता है अवकलन cos x का होता है माइनस के sin x। इतना क्लियर है। और इसको इक्वेशन 1 बना के हमेशा छोड़ते हैं, अब भी छोड़ेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करते हैं बेटे, क्रांतिक बिंदु के लिए हम लोग क्या करते हैं, के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो h' यानी फंक्शन है उसको 0 कंसीडर कर लेते हैं। और बेटे ये आ जाएगा cos x माइनस के sin x = 0। यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे तो cos x = sin x, या इसे बटे में ले जाओ तो tan x आ जाएगा। आप देखो ना, 1 = sin x अपॉन cos x, या फिर tan x आ जाएगा, है ना, ये सब tan x हो जाएगा। sin अपॉन cos क्या होता है, tan होता है। तो जो tan x होगा बेटा वो 1 के इक्वल आ जाएगा। अब x जो है वो इस रेंज में है, प्रथम चतुर्थांश में है, तो इस रेंज में 1 किसका मान होता है, 45 का मान होता है, π/4 का मान होता है, चेक कर लो। तो x का जो वैल्यू आ जाएगा वो π/4 आ जाएगा। एक हमें क्रांतिक बिंदु मिल गया π/4। तो अब क्या करेंगे हम लोग, पुनः हम लोग समीकरण 1 का अवकलन करेंगे। समीकरण 1 का x के सापेक्ष बेटा अवकलन कर देंगे, है ना, क्या कर देंगे, अवकलन। तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आ जाएगा h" इज इक्वल टू, देखो cos x का हो जाएगा sin x माइनस का, और sin x का हो जाएगा cos x। फाइनली आप ध्यान से देखोगे h" की जो वैल्यू है माइनस sin x + cos x आ जाएगी। अब हम इसको चेक करेंगे पॉइंट x = π/4 पर। x = π/4 पर अगर हम h" की वैल्यू देखें तो माइनस का sin π/4 + cos π/4, ठीक है बेटा। तो h" का मान कैसा निकलेगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, इस बारे में बात करते हैं। माइनस तो है ही है, इसकी वैल्यू 1/√2 होती है, इसकी वैल्यू 1/√2 होती है। तो h" π/4 का जो वैल्यू है वो -2/√2 आ गया। तो ये तो नेगेटिव हो गया ना, 0 से छोटा आ गया। और 0 से छोटा होने का मतलब क्या है कि ये उच्चतम बिंदु है। तो x = π/4
एक स्थानीय उच्चतम बिंदु है, उच्चतम बिंदु है, तो स्थानीय उच्चतम मान अगर हम निकालेंगे, उच्चतम मान कहाँ पर बेटे, x = π/4 पे, वो कितना आ जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, जो फंक्शन दिया गया है h की जगह हम लोग π/4 भर देंगे, तो आ जाएगा हमारे पास में sin π/4 प्लस cos π/4। यहाँ से आप इधर अगर देखोगे तो वैल्यू जो आ जाएगी, है ना, जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी π/4 की वैल्यू 1/√2, 1/√2, इसको लिख सकते हैं 2/√2। रेशनलाइज कर लें तो √2 से ऊपर 2 से नीचे गुणा कर लो, परिमेयकरण कर लेंगे, 2√2/2, ठीक है बेटा, 2 से 2 कटेगा तो आ जाएगा √2। तो यानी कि हम ये लिख सकते हैं x = π/4 पर hx का उच्चतम मान √2 है ना, √2 है, लिख सकते हैं ऐसे, √2 है। तो उम्मीद करता हूँ सरलता से, बड़े ही सिंपल अंदाज से हमने इस क्वेश्चन को कर दिया है। आगे चलते हैं, सेम इसी रेंज का एक सवाल और है हमारे पास, ठीक है ना, सेम इसी रेंज का एक सवाल और है जो कि हमारे पास में है 4th नंबर का। hx इन्होंने कहा है, इस बार fx कहा है, तो मैं इसको 4th नंबर कर दे रहा हूँ यहीं। यहाँ पे fx की वैल्यू इस बार जो दी गई है वो sin x माइनस के cos x दी गई है, और रेंज जो दी गई है 0 से 2 पाई, पूरा रेवोल्यूशन 0 से 2 पाई है ना आपके पास में, यानी कि ऐसे 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 ये चेंज हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे ही प्रोसीड करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, sin x का cos x का माइनस के sin x, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। फिर हम लोग इसको 0 रखेंगे, तो प्लस वाले को जब 0 रखेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, ठीक है ना आपके पास में। और यहाँ पर चाहो तो आप ये माइनस रहेगा, या फिर ये कहेंगे कि tan x = -1, और tan -1 जो वैल्यू होती है वो 135 3 π/4 की होती है। आप टेबल में देखोगे, निकालोगे कि 3 π/4 की जो वैल्यू होती है बेटा वो -1 होती है tan के अंदर, आप चेक कर लेना ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो यहाँ पर ये 3 π/4 आ जाएगा, है ना, तो यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 3 π/4। भाई इतनी ट्रिग्नोमेट्री जानते हो ना आप, मैं थोड़ा सा अगर आपको छोटी सी बात और बता के चलूँ मैं आपको, इसमें देखो यहाँ थोड़ी सी बात, आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर tan x की वैल्यू -1 है तो 3 π/4 कैसे लिखा। देखो सुनो, हमने टेक्निक बता रखी थी आपको कि tan x = देखो ये माइनस, ये tan 45 की वैल्यू है या नहीं है, बताओ मुझे, है ना 45 की वैल्यू 1 जो होती है। अब ये सोचो कि tan माइनस में कहाँ होता है, tan माइनस में कहाँ होता है, tan माइनस में होता है द्वितीय चतुर्थांश में, सेकंड में, और होता है 4th में, लेकिन सेकंड की बात कर लो, किसकी बात कर लो, सेकंड की। तो 2 मान निकलेंगे बेटा फिर तो यहाँ से, है ना, 2 मान निकाले जा सकते हैं, क्योंकि 4th में भी तो एक मान आएगा। कहाँ है किताब मेरी जंतरी यार, खोलो 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 रे भाई, खोलो रे भाई, कहाँ है, हाँ एक तो 3 π/4 आएगा, एक 7 π, हाँ ठीक है। देखो बिल्कुल सही बात है, इस बात को बताने के चक्कर में हम एक गलती करने से बच गए, हम केवल एक ही पॉइंट डिस्कस करने वाले 3 π/4, लेकिन एक पॉइंट और आएगा। देखो अब आप इस चीज़ को ध्यान दो कि हमारा जो tan होता है वो माइनस का यहाँ होता है और माइनस का यहाँ होता है, इस वाले को कहते हैं हम लोग, ध्यान रखो, π-x, अगर हम लोग π-θ या x कहते हैं, इसको कहते हैं 2π-x, ठीक है। यहाँ पर x का काम करेगा कौन, या थीटा कह लो आप, थीटा, और ये कह लो थीटा यहाँ पर, तो थीटा काम करेगा π/4। जब पाई में से थीटा घटेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस होता है ना, तो 180 में से π/4 घटाएंगे तो 3 π/4, तो एक आंसर तो आ जाएगा 3 π/4, कितना जाएगा 3 π/4। लेकिन एक बात ध्यान और रखो, एक वैल्यू और आएगी जो कि चौथे चतुर्थांश में होगी, 2 पाई में से π/4 घटाओ, 2 पाई में से आप π/4 घटाओगे तो 4 दूनी 8, 7 π/4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7 π/4। तो अब आप क्या करोगे बेटा, अब हमारे पास x के 2 वैल्यू प्राप्त हुए, एक तो 3 π/4 मिल गया,
और एक x की वैल्यू मिली हमें 7π/4। तो ये दोनों जो पॉइंट है ये क्रांतिक बिंदु हैं और इन दोनों पॉइंट्स पर हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाने के लिए बेटा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाने के लिए हम लोगों को क्या करना है, समीकरण 1 का पुनः अवकलन करना है, ठीक है बेटा। समीकरण 1 का पुनः अवकलन करना है। तो समीकरण 1 का जब पुनः अवकलन करूँगा मैं, कहाँ है समीकरण 1 हमारी, ये है। तो h का जो वैल्यू है बेटा वो आ जाएगा माइनस का cos x, बिकॉज cos x का अवकलन sin x हो जाएगा, है ना। cos x का अवकलन कितना हो जाएगा, sin x हो जाएगा, और प्लस के cos x। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। एक बार सवाल को भी जांच ले, सवाल बिल्कुल ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, पहले 3π/4 पे चेक करेंगे कि x इज इक्वल टू 3π/4 पर h" की वैल्यू को देखेंगे। h" 3π/4 को हम लोग देखेंगे बेटा, ठीक है। आपके पास में क्या आएगा, तो h" यहाँ पर जब हम भरेंगे, ठीक है ना, 3π/4 x की जगह वो कितना आ जाएगा, माइनस के साइन 3π/4 प्लस के कॉस 3π/4, ठीक है भैया। तो इसको देखने के लिए क्या करना होगा, साइन 3π/4, साइन 135 का मान देखना पड़ेगा। तो साइन 3π/4 लिख लो, तोड़ के पाई माइनस के π/4, और ये होता है प्लस के साइन π/4। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि यहाँ पे पाई होगा तो चेंज नहीं होगा। साइन π/4 का मान आ जाएगा 1/√2, तो इसका तो मान आ गया 1/√2, माइनस का 1/√2 प्लस कोस π/4 का मान निकालो, 3π/4 का, 3π/4 का मान रखोगे तो आ जाएगा कोस पाई माइनस π/4, और देखो पाई माइनस एक्स, कोस पाई माइनस एक्स कितना होता है, 48, फॉर्मूले जो हमने लिखवाए थे क्लास 11 में। माइनस का आ जाएगा क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में है, तो माइनस का आ जाएगा, माइनस का कोस π/4, और कोस π/4 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, कोस π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, तो ये माइनस का 1/√2 आ जाएगी। तो यहाँ पर माइनस का 1/√2। ओवरऑल आप इसे सॉल्व करके अगर देखोगे तो ये माइनस वाली क्वांटिटी आएगी। h" 3π/4 पे की वैल्यू जो है वो हमेशा 0 से बड़ी होगी। तो x इज इक्वल टू 3π/4 जो है, ठीक है ना, 3π/4 जो है वो क्या है, एक उच्चतम, सॉरी ये 0 से छोटा है ना, नेगेटिव आ गई ना ये वाली चीज, एक स्थानीय उच्चतम बिंदु है। तो स्थानीय उच्चतम मान कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3π/4 पर fx का स्थानीय उच्चतम मान कैसे निकालेंगे बेटा, जो फंक्शन दिया गया है उसमें 3π/4 भर देंगे, साइन π/4 माइनस कोस π/4, ठीक, ओके। इनकी वैल्यूज आपने अभी निकाली है बेटा, तो इनकी वैल्यू बेटे अभी आपने निकाली है, साइन π/4 की निकाली है, और साइन π/4 का जो मान है अभी निकाला है हमने 1/√2, माइनस इसकी वैल्यू होती है माइनस के 1/√2। जब इसको सॉल्व करोगे तो बेटे ये √2 ही आ जाएगा, चाहे आप चेक कर लेना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना आपके पास में, और जब इसे आप जोड़ोगे, ठीक है ना, तो √2 आ जाएगा। तो कहने की बात यह है कि x इज इक्वल टू -3π/4 एक उच्चतम बिंदु है, और इस पर जो मैक्सिमम वैल्यू जो बनेगी बेटा वो बन जाएगी इसकी √2, ठीक है ना। अब हमारे पास एक पॉइंट और है, स्थानीय उच्चतम बिंदु हमने निकाल दिया। अब हम जो नीचे जो पॉइंट है ना 7π/4, हमने एक और पॉइंट निकाल रखा, उस पर चेक करेंगे। तो 7π/4 पर हम लोग देखते हैं क्या स्थिति बनती है। तो x इज इक्वल टू, ठीक है ना, x इज इक्वल टू 7π/4 पर
एच डबल डैश किसकी वैल्यू चेक करेंगे बेटा, 7π/4 की, विच इज इक्वल टू, यहाँ पर रखेंगे ना माइनस का साइन 7π/4, फिर प्लस का कॉस 7π/4, ठीक है ना। तो थोड़ी सी टिग्नोमेट्री लगानी है पड़ेगी कि हम पहले साइन 7π/4 का वैल्यू निकालूंगा मैं साइड में, इसको मैं लिखूंगा साइन 2π माइनस 7π/4। चेक कर लो भैया, देख लो ना, 4 दूनी 8 में से 1 गया 7, 7π/4 को लिख सकते हैं ये। अब देखो साइन, आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन 2π माइनस एक्स बराबर होता है माइनस का साइन एक्स, क्योंकि आपको पता है कि साइन जब 2π या पाई आता है चेंज नहीं होता है, तो बेटे साइन का साइन, लेकिन 2π माइनस एक्स का मतलब ये हुआ कि हम बात करें कौन से चतुर्थांश की, हम बेटे बात कर रहे हैं, एक मिनट भैया, चलिए। तो बेटे हम लोग जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो दूसरे चौथे चतुर्थांश का 2π माइनस एक्स का मतलब चौथे चतुर्थांश की बात होती है। यहाँ पर केवल कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो इसलिए ये माइनस का साइन एक्स होता है। तो आप लिखेंगे माइनस का साइन π/4, तो माइनस के साइन π/4 का मतलब 1/√2 आ जाएगा माइनस वाला, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा कितनी, माइनस का 1/√2 प्लस, आप निकालो किसकी वैल्यू, अब इसकी वैल्यू निकालो कि कॉस 7π/4 की वैल्यू कितनी बनेगी, यह आ जाएगा कोस, इसको भी ऐसे ही तोड़ लोगे 2π माइनस π/4 विच इज़ इक्वल टू भाई वही बात है, यहाँ पे तो कोस प्लस का होता है तो कोस प्लस का ही आ जाएगा, कोस π/4, और इसकी वैल्यू होती है 1/√2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/√2। जब आप इसे सॉल्व करोगे ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये √2 आ जाएगा, और आप देख रहे हो ये तो पॉजिटिव है, ये कैसा है बेटा, ये तो पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि ये इसका एक स्थानीय निम्नतम बिंदु होगा, x इज इक्वल टू लिख देंगे, अतः x इज इक्वल टू 7π/4 एक स्थानीय निम्नतम बिंदु है, ठीक है। अतः fx का स्थानीय निम्नतम मान कितना आ जाएगा, स्थानीय निम्नतम मान कितना आ जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, जो फंक्शन दिया गया है h, उसमें हम लोग 7π/4 भर देंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा वहाँ पे शुरुआत में कि साइन 7π/4 माइनस कॉस 7π/4, ठीक है बेटा। और यहाँ पर हमने ये बात कही थी कि इसकी वैल्यू होती है माइनस का 1/√2 अभी निकाला था, और इसकी वैल्यू होती है पॉजिटिव 1/√2, तो ये आ जाएगा माइनस का √2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का √2। तो स्थानीय आपकी समझ में आ गया होगा, दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है बेटा, ओके। तो ज़रा वीडियो को पॉज करके नोट करें, मैं फिर चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और जो कि 5th पार्ट है, और 5th पार्ट एग्जाम्पल के तरीके से आप स्वयं भी कर सकते हैं। 5th पार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इस तरीके के सवाल आपको एग्जाम्पल्स में कराए हैं इंट्रोडक्शन के अंदर, आप अगर किताब भी खोल के देख लोगे पीछे तब भी आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है। तो सीधा एक बहुपदीय क्वेश्चन है, आप आराम से कर लोगे। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 भी इजी है वैसे। 6 जो फंक्शन दिया गया है g(x) बराबर एक फंक्शन दिया गया है x/2 प्लस 2/x, जहाँ x की वैल्यू कहाँ है 0 से बड़ी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बेटे हम लोग क्या करने वाले हैं इसके साथ, हम लोग इसके साथ करने वाले हैं, पहले अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, है ना, x के सापेक्ष क्या करेंगे बेटा, हम लोग पहले अवकलन करेंगे। तो यहाँ से मैं g' निकाल लूँगा, g' जो आ जाएगा x का अवकलन 1, तो ये तो 1/2 हो जाएगा। लेकिन जब डिफ्रेंशिएशन हम लोग करने वाले हैं 2/x का, तो इसके अंदर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि g' का जो वैल्यू आ जाएगा 1/2 प्लस 2 बाहर आ जाएगा। और मैंने आपको लिखवाया था बेटे, ध्यान रहे कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1/x कभी करेंगे तो माइनस का 1/x² याद रखना है इसका फॉर्मूला, ठीक है ना। आप चाहो तो उसे पूरे डिटेल से करके देख सकते हो कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ
एक्स की घात -1, क्योंकि ऊपर ले गए -1 तो घात शुरू में और घात में से एक कम, तो जब सॉल्व करेंगे तो वही आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का, है ना, माइनस का 2/x², 2/x²। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना के हम छोड़ देंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए बेटा हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, हम लोग इस फंक्शन को 0 के इक्वल इक्वेट कर लेंगे, ठीक है। तो जब 0 के इक्वेट करेंगे तो इसका मतलब 1/2 - 2/x² = 0, या फिर 1/2 = 2/x², क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x² = 4, x की वैल्यू आ जाएगी -2 और +2, दो वैल्यूज आ जाएंगी, है ना, x की दो वैल्यू आ जाएंगी, x = -2 और +2, ठीक है ना आपके पास में, ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब समीकरण 1 का पुनः अवकलन करके चेक करेंगे। समीकरण 1 का पुनः क्या कर लेंगे बेटे, अवकलन कर लेंगे। तो जब करेंगे तो हमारे पास g"x = आ जाएगा 1/2 का तो 0 हो जाएगा माइनस, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान देंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2/x² करेंगे, g"x = आ जाएगा माइनस का 2 बाहर आ जाएगा इसमें से, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ x की घात -2, तो g"x जो मुझे मिलेगा वो मिल जाएगा -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 शुरू में घात में से एक कम कर देंगे, तो g"x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी +4 x की घात -3, या g"x का जो मान है वो आ जाएगा 4/x की घात 3, 4/x की घात 3। तो आप पहले x = -2 पर चेक कर लेंगे, g"x -2 कितना आ जाएगा, 4/-2 का होल क्यूब, 4/-8 यानी कि -1/2, तो ये नेगेटिव हो गया। इसका मतलब x = -2 उच्चतम, स्थानीय उच्चतम बिंदु है, स्थानीय उच्चतम बिंदु है। और स्थानीय उच्चतम मान अगर निकालेंगे, स्थानीय उच्चतम अगर मैं मान निकालूं तो f ऑफ जो नहीं g जो दे रखा, g जो फंक्शन है उसमें हम लोग क्या भर देंगे, -2, जो कि बराबर हो जाएगा, यहाँ पे भरेंगे देखो, -2/2 + 2/-2, तो यहाँ पे देखेंगे आ जाएगा हमारे पास 1 -1, क्योंकि माइनस तो माइनस के 2 आ जाएगा, तो x = -2 पे निम्नतम मान जो आ रहा है, सॉरी उच्चतम मान है वो -2 आ रहा है। आपका कितना आ रहा है बेटा, -2 आ रहा है। 5th क्वेश्चन के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं, दिस इज द 6th क्वेश्चन, ठीक है ना। x = 2 पे x = 2 पर हमारे पास में स्थानीय निम्नतम मान है, x = 2 पर क्या है, अच्छा मेरे चाचा भैया देखो, हम लोगों ने उसकी जो बात है ना, क्वेश्चन वाले की बात पे ध्यान नहीं दिया पूरा। उसने कहा x की वैल्यू 0 से बड़ी लेनी है, तो हम लोग तो x की वैल्यू -2 लेंगे ही नहीं, है ना, तो x = केवल 2 ले लेंगे, चूँकि x का वैल्यू 0 से बड़ा लेना है। तो फिर हम लोग क्यों -2 पे चेक करेंगे, हम किस पे चेक करेंगे बेटा, केवल +2 पे चेक करेंगे। यहाँ +2 पे चेक करेंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर भी आपका 2/x, यहाँ पे भी आपका गलत हो गया काम सारा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग दोबारा से कर लेंगे, चलो दोबारा से कर लेंगे कि x = 2 पर, तो g"x की वैल्यू अगर हम निकालें, g"2 निकालें तो 4/8 आ जाएगा, सीधी बात है। इसका मतलब 1/2 जो कि 0 से बड़ा है, यानी कि x = 2 पर जो हमारा gx है ना, वो कैसा है, निम्नतम है ना। और निम्नतम मान, स्थानीय निम्नतम मान कितना आ जाएगा, स्थानीय निम्नतम मान कितना आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा g(2), इसका मतलब हम लोग इसमें 2 भर देंगे, 2/2 + 2/2 = 2। आंसर क्लियर है या नहीं क्लियर है, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 की अगर आप बात करो तो ये कर सकते हो आप, केवल अवकलन में थोड़ी सी बाधाएं आ सकती हैं, नहीं तो नहीं। 7th पार्ट में क्या है,
एक फंक्शन दिया गया है जी एक्स विच इज़ इक्वल टू 1/x² प्लस 2, ठीक है ना। तो हम लोग जब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष जब बेटा अवकलन करेंगे, ठीक है ना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो व्हाट वी गेट, जी डैश एक्स इज इक्वल टू कितना जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x² प्लस 2। चाहे तो यहाँ भाग वाला सूत्र लगा दो या घात माइनस में ले जाओ, तो भाग वाला लगा लो। क्या होता था कि नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे, भाग वाला सूत्र यही होता है डिफरेंशिएशन का। नीचे वाला ऊपर जो का तू लिखेंगे, ऊपर जो लिखा है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस, ऊपर वाला जो का तो और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर देंगे। ये तरीके हैं डिफरेंशिएशन करने के जो हमने अवकलन वाले 5th चैप्टर में पढ़े हैं। यहाँ पर जी डैश एक्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, इसका अवकलन 0 तो ये खत्म हो जाएगा, तो माइनस बचेगा केवल 2x आ जाएगा, क्योंकि x² का अवकलन 2x होगा बटे x² प्लस 2 का होल स्क्वायर। बिल्कुल ठीक बात है। अब क्या करना है, क्रांतिक बिंदु, क्या करना है, क्रांतिक बिंदु, क्रांतिक बिंदु के लिए, तो क्रांतिक बिंदु के लिए आ जाएगा हमारे पास में जी डैश एक्स की वैल्यू को हम 0 के इक्वल रख लेंगे, और यानी कि माइनस के 2x अपॉन x² प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज, सीधी बात है, x का वैल्यू 0 आ जाएगा, चाहे कैलकुलेट करके देख लेना। क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो फिर अब x इज इक्वल टू 0 पर क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे और चेक करेंगे, ठीक है ना। 7th में x इज इक्वल टू 0 पर उच्चतम मान आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 मान करके हम लोगों का काम क्या है, समीकरण 1 का पुनः अवकलन है। तो हम लोग क्या करेंगे, जी डबल डैश एक्स लिख देंगे यहाँ पे और डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटा किसको, ये माइनस का 2 बाहर निकाल देंगे, x बटा x² प्लस 2 का होल स्क्वायर, कोई बड़ी बात नहीं है। -2 को बाहर ही रखिएगा, यहाँ लंबा एक लाइन खींचिएगा, नीचे वाले का वर्ग, घात 2 पहले से थी तो 4 हो जाएगा, नीचे वाले को ऊपर जो का तू लेके जाओ, ठीक है जी। अब क्या करेंगे बेटा यहाँ पे, अब क्या करने वाले हैं हम, ऊपर वाले का अवकलन माइनस ऊपर वाला जो क्या तू और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। तो मैं पूरी आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ से निकल के आ जाओगे बाहर, इसका अवकलन आप कर लोगे, फिर इसका अवकलन कर लोगे तो x इज इक्वल टू 0 भर के देख लेना, ये एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, ये 100% है, ये न्यूनतम मान आ जाएगा इसका। तो इतना बड़ा काम ही इसमें बाकी है, आप लोगों ने अगर अवकलन ढंग से देखा होगा तो यहाँ से आगे इसको प्रोसीड कर दोगे आप, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब बचता है हमारे पास में इसका लास्ट पार्ट है ना, 7th पार्ट। तो 7th पार्ट की बात करते हैं, सॉरी 8वां हिस्सा, 8th पार्ट। लेक्चर को पॉज करते हुए चीज़ें नोट करते चलें, ठीक है ना, चीज़ें क्या करते चलें बेटा, नोट करते चले। तो 8th पार्ट हमारे पास में है कि f(x) जो फंक्शन है वो है x अंडर रूट ऑफ 1 - x, ठीक है, x अंडर रूट ऑफ 1 - x एंड कंडीशन इज गिवन। तो x जो वैल्यू ले रहा है वो x और 1 के बीच में से है, या इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि x का जो मान आएगा वो ओपन इंटरवल 0 से 1 के बीच का होगा, ठीक है भैया, ओके। तो सबसे पहली बात अपनी क्या है कि x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो x के सापेक्ष हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर अवकलन कर देंगे, और जब x के सापेक्ष तो आ जाएगा f(x) इज इक्वल टू, देखो इसमें डिफ्रेंशिएट करने में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, दिमाग लगाना पड़ेगा। मैंने x की घात 1/2 कर दी, 2 फलन है ना, एक को चखो बाकी को रखो वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा, 2 फलनों की गुणा वाला। क्या करना होता है उसमें कि पहला जो का तू डिफ्रेंशिएट कर दो आप दूसरे वाले को, माइनस प्लस, है ना, फिर हमारा दूसरे वाला जो का तू और डिफ्रेंशिएट बेटा कर देंगे हम पहले वाले को। ये हम कॉन्सेप्ट लगाते थे अवकलन का। तो यहाँ पे जो f(x) की वैल्यू आ जाएगी उसको हम सॉल्व करेंगे x, इसमें आ जाएगा घात शुरू में आ जाएगी
और घात में से एक कम हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 माइनस 1, है ना। इसको अगर x कंसिडर कर लें, चेन रूल के हिसाब से अंदर से डिफ्रेंशिएशन दोबारा करना पड़ेगा, 1 माइनस एक्स, फिर आपके पास में 1 माइनस एक्स की घात 1/2, एक्स का अवकलन 1, कोई मतलब नहीं रहेगा। यहाँ आप ध्यान देंगे जो जाएगा x/2 इंटू 1 माइनस एक्स की घात आ जाएगी बेटे माइनस का 1/2, और यहाँ से 1 का 0, एक्स का -1, तो यहाँ माइनस बाहर निकाल देंगे, प्लस का इसको लिख दो √1 माइनस एक्स। ठीक है जी आपके पास में। और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई आप करोगे तो क्या होगा, माइनस का x/2 √1 माइनस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स। क्या आप बात समझ पाए जो मैं कहना चाह रहा हूँ? भाई इसको माइनस की घात थी, नीचे लिया है, 1/2 का मतलब √ लगा दिया। चाहो तो आप इसको यहीं पे ही आप लोग पहले एक काम कर लो, ठीक है ना, इतना ही रख लो अभी इसको अभी क्या कर लो, इतना ही रख लो, या सॉल्व करना चाहते हो तो देख लो थोड़ा सा और, अगर सॉल्व करना चाहते हो तो। सॉल्व का मतलब क्या है कि एलसीएम वेलसीएम ले लो। चलो एलसीएम ले लेते हैं। तो f' की जो वैल्यू है, इसका जब एलसीएम 2 √1 माइनस एक्स में लिखूंगा तो ये आ जाएगा इधर -x प्लस 2 इंटू 1 माइनस एक्स, क्योंकि अंडरूट की अंडरूट में गुणा करेंगे तो खत्म हो जाएगा अंडरूट, है ना। 1/2 1 हो जाती है घात। ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो अब ध्यान से देखेंगे, f' की जो वैल्यू है जितना हो सके बहुत सरल निकालो, क्योंकि इसका अवकलन दोबारा से भी करना पड़ेगा। ठीक है, इसका अवकलन हमें दोबारा से भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो भैया क्या करने वाले हैं हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का x प्लस 2 माइनस 2x अपॉन 2 √1 माइनस का x, या इसको f' को दोबारा से अगर लिख लें यहाँ, हमारे पास में आ जाएगा 2 माइनस 3x बटे 2 √1 माइनस एक्स। फिर क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करते हैं बेटे, ठीक है, हम लोग f' को 0 कंसीडर कर लेंगे, और f' को जब 0 कंसीडर करेंगे 2 माइनस 3x अपॉन 2 √1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये तो खत्म हो गया, 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, या 3x इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस खत्म, x की वैल्यू हो जाएगी 2/3। हमें 1 पॉइंट मिला, हमें क्या मिला, 1 पॉइंट मिला। अब डबल डेरिवेटिव टेस्ट करने के लिए हम लोग इसका डिफरेंशिएशन दोबारा करेंगे, लेकिन देखो पिछले क्वेश्चन में भी हमारा यहाँ काम थोड़ा टेढ़ा हो गया था ना। तो आप एक काम करो, प्रथम अवकलन टेस्ट लगाओ। क्या लगाओ, प्रथम अवकलन टेस्ट। आप एक संख्या रेखा बना लें, इधर -∞ लिख लें, इधर +∞ लिख लें। भाई पढ़ा तो हमने प्रथम अवकलन भी, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 2/3 हम कंसीडर कर लें। अब 2/3 से इधर का कोई हिस्सा लो, है ना, इधर से कोई वैल्यू लो, इधर से सपोज कर लो हमने 1 ले लिया, तो f'' का चिन्ह चेक करो, f1 कितना आ जाएगा, 1 भरो इसमें, 2 माइनस 3 इंटू 1 अपॉन, ये तो 1 पे परिभाषित ही नहीं होगा, 1 ले ही नहीं सकते क्योंकि ये 1 के बराबर है ही नहीं। 2 ले लो आप, क्या ले लो, 2 ले लो, 2 x इज इक्वल टू 2 ले लो आप, 2। ठीक है, कितना जाएगा, 2 लो आप। तो भैया 2 लेने पे भी इसके तो इमेजिनरी वैल्यूज बन रही हैं यार। ठीक है, आपके पास में कहाँ किताब, 2 भी नहीं ले सकते हैं ना हम लोग, क्योंकि x की जो वैल्यू है हमने रेस्ट्रिक्ट कर लिया है कि 0 से और 1 के कहीं बीच की है। तो इधर से कोई वैल्यू ले लो आप, इधर से कोई और वैल्यू ले, 2/3 से छोटी वैल्यू, ठीक है ना, 1/2 ले लो। भाई इससे भी छोटी वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे छोटी वैल्यू आप एक काम कर लो भाई, 2 से इसके बीच की एक वैल्यू ले लो, 0 + 2/3
आप एक काम करो, 1/3 ले लो, उसमें से कितनी ले लो, इधर से एक वैल्यू ले लो 1/3, कितनी ले लो 1/3। तो आप 1/3 पे चेक करो, 1/3 पे चेक करो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 - 3 गुणे 1/3 बटे कितना आ जाएगा 2√, ये तो हमेशा 1 - 1/3 पॉजिटिव ही रहेगा, इससे ये कट जाएगा। आप ध्यान से देखोगे तो f' की जो 1/3 की वैल्यू आएगी वो 2 में से 1 जाके 1 ही बचेगा, 1/2 समथिंग, तो ये पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, यानी कि f' का जो चिन्ह रहेगा वो हमारा यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा। इस तरफ हम लोग इन्फिनिटी माइनसफिनिटी पे जाएंगे नहीं, हम उस इंटरवल की बात करेंगे जो हमें दिया गया है। इंटरवल हमें दिया गया था ये वाला। अब इधर से कोई वैल्यू लो, 1 से पहली वैल्यू, ठीक है ना। आप कुछ वैल्यू ले लो, इसमें आप जैसे कि 4/3 ले लो, नहीं 4/3 तो बाहर निकल जाएगी। इससे पहले वैल्यू 0.9 ले लो, इधर से कोई 0.9 यहाँ कहीं आ जाएगी, यानी कि 9/10 है ना, 9/10 ले लो आप। x = इधर से, इससे इधर से वैल्यू आप कैसे पता करोगे, चलो इनके बीच की ले लो, 2/3 और 1 के बीच की वैल्यू कैसे निकालो, दोनों जोड़कर /2 कर दोगे, यानी कि 3 × 3 5/6, क्या रख लो 5/6। तो x = यानी कि इधर की वैल्यू तो क्या ली थी 1/3 ली थी, इधर 5/6 कोई वैल्यू लेते हैं। तो जब हम 5/6 लेंगे, 5/6 वैल्यू लेंगे तो क्या मिलेगा 2 - 3 गुणे 5/6। आप इसे सॉल्व कर लेना, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा ये, है ना। यहाँ कटेगा 2 बारी और फिर आ जाएगा 2 दूनी 4 में से 5 जाके माइनस, ये माइनस वाली क्वांटिटी बनेगी, चेक कर लेना आप लोग। तो मतलब इधर की वैल्यू जब रखते हैं तो माइनस आता है। तो हमने पढ़ा था प्रथम अवकलज विधि के अंदर कि अगर, ठीक है नहीं, ठीक है, x = है ना, चूंकि x = 3 कितना आया था बेटे 2/3 के बाईं ओर जो हमारा f(x) है वो नेगेटिव है, सॉरी पॉजिटिव है, तथा दाईं ओर क्या हो रहा है बेटा f' नेगेटिव हो रहा है। तो इस केस में क्या होता था, हम कहते थे कि x = 2/3 एक उच्चतम बिंदु है। तो उच्चतम मान कैसे निकलेगा बेटा, उच्चतम मान कैसे निकालोगे आप f 2/3 भर दोगे, 2/3 कहाँ भर दोगे, इसके अंदर भर दोगे यहाँ पर। तो मेरे भाई आ जाएगा 2/3 √(1 - 2/3), तो 2/3 तो है ही है, अंडर रूट में कितना आ जाएगा बेटा 1/3, ठीक है ना। तो आंसर कितना दिया गया है इसका भैया, पीछे कितना आंसर आया है, ठीक है। तो 2 सही, √3/9 कहाँ भरना है मेरे को, इसमें भरना है ना f(x) की वैल्यू, जब भी तो निकलेगा। तो 2/3 हमने भर दिया, 1 माइनस के फंक्शन में क्या है 1 - के x है, 1 - के x भर दिया है हमने। तो ये कैसे इन्होंने निकाला यार आंसर इसका, ये 2 आ जाएगा 3 √3, आप √3 से मल्टीप्लाई ऊपर कर लो, √3 से नीचे कर लो, तो आ जाएगा 2 √3/9, बिल्कुल यही तो है पीछे शायद। अगर ध्यान से देखें तो बेटे आंसर शीट पहले ही खोल के रखनी पड़ेगी मुझे, हाँ ठीक है। तो आंसर आपका आ चुका है। अब बेटे हम इस जंजाल से निकले हैं, अब हम चलते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। आप लेक्चर को पॉज करके ज़रा फटाफट नोट करें, मैं आपसे मुलाकात करता हूँ अभी 1 सेकंड के बाद बेटा, तुरंत। चलिए बेटा, अब 4th क्वेश्चन के अंदर कई सारे पार्ट हैं इसके अंदर भी, और उसमें कहा गया है कि जितने भी फंक्शन दिए गए हैं, है ना, जैसे f(x) दिया गया है पहले, फिर g(x) एक फंक्शन दिया गया है हमें जो कि log x है, फिर एक फंक्शन h(x) दिया गया है थर्ड पार्ट, और ये x की घात 3 + के x²
प्लस एक्स प्लस 1 है ना, का ना तो उच्चतम मान है कोई, ना निम्नतम मान है कोई। अगर आप इनके ग्राफ पे जाओगे ना बेटा, 100% आपको ना तो उच्चतम मान मिलेगा ना निम्नतम मान मिलेगा, ना इसका कोई उच्चतम मान मिलेगा ना ये, क्योंकि ये भी वर्तमान फलन है, ये भी वर्तमान फलन है। तो बेटा और इस वाले के बारे में भी चर्चा करेंगे, तो कोई बात नहीं, हम लोग वही मेथड प्रोसीड करेंगे जो अब तक करते आए। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट को उठा लेंगे, थर्ड पार्ट और सेकंड पार्ट बाद में करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू इज गिवन ई की पावर एक्स। तो अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर लूँ तो एफ डैश एक्स की वैल्यू आ जाएगी ई की पावर एक्स ही रहेगी। और यहाँ पे अगर मैं क्रांतिक बिंदु प्राप्त करूँ जिस पे मुझे उच्चतम निम्नतम देखना होगा, क्रांतिक बिंदु की अगर मैं बात करूँ तो मुझे एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल इक्वेट करना पड़ेगा, यानी कि ई की पावर एक्स इज इक्वल टू 0। अब मेरी भाई बात सुनो, ई की वैल्यू लगभग कितनी होती है, 2.7 समथिंग कुछ होती है। तो 2.7 समथिंग की घात आप कुछ भी करो उसकी वैल्यू 0 आ जाए, ऐसा पॉसिबल है क्या? आप मुझे एक बात बताइए, ठीक है ना, क्या x के किसी वैल्यू के लिए ऐसा पॉसिबल है, x के किसी वास्तविक मान के लिए कि किसी की भी घात अगर हम कुछ करते हैं 0 आ जाए वैल्यू? नहीं पॉसिबल है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें ऐसा कोई पॉइंट मिल ही नहीं रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि हम लोगों को एफ डैश एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0 मिल रहा है, यानी कि हमें एक ऐसी स्पर्शरेखा मिल ही नहीं रही है एक्स एक्स के समांतर जो उच्चतम और मिनिमम मानों की जांच करवा सके, है ना। एफ डैश इज इक्वल टू 0, या ये कहें एफ डैश इज इक्वल टू 0 का अस्तित्व नहीं है, का अस्तित्व नहीं है। तो बस इतना ही ये कह देंगे, यहाँ पे कह देंगे अतः एफ एक्स के न कोई एफ एक्स का न कोई उच्चतम और न ही निम्नतम मान है। इतनी बात कह देंगे, है ना, कि ये हमें एफ डैश एक्स इजिकल टू 0, एफ डैश एक्स इजिकल टू 0 के लिए हमारा अस्तित्व है ही नहीं, तो इतनी बात कहेंगे। सिमिलरली आप सेकेंड पार्ट को उठाएंगे, जैसे जी एक्स इजिकल टू लॉग एक्स, और यहाँ पे जब मैं अवकलन करूँगा तो जी डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 1/x आ जाएगी। फिर हम लोग क्रांतिक बिंदु की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, क्रांतिक बिंदु की बात करेंगे बेटा। तो जी डैश एक्स को यहाँ भी 0 रखना पड़ेगा, यानी कि 1/x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब तो ये रहा कि x जो है इनफाइनाइट होगा, है ना, ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जो 1 को डिवाइड करके 0 दे देगा। इसका मतलब जी डैश एक्स इज इक्वल टू 0 का अस्तित्व नहीं है। अतः कॉपी पेस्ट, अतः ये पूरा कॉपी पेस्ट, न तो इसका कोई उच्चतम मान है ना इसका कोई निम्नतम मान है, ना तो कोई उच्चतम मान है ना कोई निम्नतम मान है। बात करें थर्ड पार्ट की, एच एक्स की, ये हमें दे रखा है इन्होंने x की घात 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे जब मैं एच डैश एक्स निकालूंगा तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर जब मैं क्रांतिक बिंदु निकालूंगा, ठीक है नहीं, तो यहाँ से मैं एच डैश एक्स की वैल्यू जब 0 रखूँगा तो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और अगर मैं इसे देखूँ यहाँ पर तो ये एक द्विघात समीकरण जिसका कोई वास्तविक मूल हमें प्राप्त नहीं होने का, क्या नहीं प्राप्त होने का, कोई भी वास्तविक मूल हमें प्राप्त होने वाला नहीं है ना, ठीक है ना। तो आप अगर यहाँ से सॉल्व करो सूत्र लगा के, x इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगर द्विघात समीकरण हो तो उसको हल कैसे करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a, ये तो फॉर्मूला होता है। तो माइनस बी का मतलब आ जाएगा x की वैल्यू -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर का मतलब 4ac का मतलब आ जाएगा 4 × 3 × 1 अपॉन 2a का मतलब आ जाएगा 6। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ,
ये कितना आ जाएगा, 4 या 12 में से 4 घटेगा तो -8, ठीक है ना, -8। तो और ये तो 6, इसको हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे -2 प्लस माइनस i√8 लिख दें इसको, आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर वाला कक्षा है ना, आयोटा सम्मिश्र संख्या हो गया ये, है ना आपके पास में। तो देखो कोई, ये तो एक काल्पनिक संख्या आ गई है ना, तो यानी कि x का कोई भी वास्तविक मान संभव नहीं है, x का कोई भी वास्तविक मान संभव नहीं है, अतः जो hx है, hx का कोई न तो उच्चतम मान है और न ही निम्नतम मान है। तो बेटा राइटिंग पे ना जाओ, मेरी भाषा को समझा करो, थोड़ा नीचे लिखते लिखते थोड़ा सा राइटिंग में ऐसी ये जो है कीड़े मकोड़े मारने शुरू कर ही देता हूँ मैं, ऊपर थोड़ा ठीक लिख लेता हूँ, तो नीचे की तरफ थोड़ा हाथ चलता नहीं है बढ़िया से, तो समझ लेना जो मैं बोलता हूँ उसको रिकॉर्ड कर लिया करो सिर्फ, ठीक है बेटा। तो ये हमने कर लिया है क्वेश्चन नंबर 4 भी। अब आपके सामने बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। चले बेटा, अब आपके सामने जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा सरल सवाल है, इसमें तो बहुत कम दिमाग लगाना है आप लोगों को। उसने कहा है कि निम्नलिखित फलनों के निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात करने हैं। देखो ये निरपेक्ष उच्चतम निरपेक्ष निम्नतम मैंने आपको समझाया था, ठीक है। सपोज कर लो हमारे पास में एक ग्राफ है किसी फंक्शन का, है ना, आपके पास में इस तरीके से जा रहा है ग्राफ, है ना। देखो इसमें उच्चतम पॉइंट कहीं प्राप्त हो रहे हैं, ये भी उच्चतम है, ये भी उच्चतम है, यानी कि जो पहाड़ बनता है वो उच्चतम है, जो पहाड़ बनता है वो उच्चतम है। लेकिन इन पहाड़ों में भी सबसे बड़ा पहाड़ जो बनता है उसको हम निरपेक्ष उच्चतम कहते हैं। क्या कहते हैं, निरपेक्ष उच्चतम। इसी तरीके से देखो इसमें खाई बनी है बहुत सारी, एक खाई ये बनी है, एक खाई ये बनी है, एक खाई ये बनी है, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा ये भी निम्नतम है, ये भी निम्नतम है, ये भी स्थानीय निम्नतम है, ये सारे स्थानीय उच्चतम है, ये स्थानीय निम्नतम है। लेकिन स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम में एक निरपेक्ष मान हम जब निकालते हैं तो जैसे हमने सबसे ऊंचा देखा तो नीचे की तरफ सबसे नीचे वाला देखेंगे, सबसे नीचे, ठीक है ना आपके पास में। आप कहोगे सर हर बार ग्राफ की जरूरत नहीं है, ग्राफ से तो हम समझाते हैं, सिर्फ काम तो हम ऐसे करते ही नहीं जो आपको समझ में ना आए। देखो अब देखो हमारे पास क्या गया है, इस फंक्शन का निरपेक्ष मान निकालना है, उच्चतम होगा या निम्नतम, जो भी निकालना है वो निकालो। तो बेटे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो f' निकाल लेंगे क्रांति बिंदु के लिए, 3x²। तो यहाँ लिखेंगे प्रॉपर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो मेरे भाई यहाँ आ जाएगा f' इज इक्वल टू 3x²। फिर बेटे हम लोग क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करते हैं, क्रांतिक बिंदु क्या करते हैं बेटा, f' को 0 रख लेते हैं, यानी कि 3x² इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 0। लेकिन साथ साथ जो कंडीशन दी गई है कि x की वैल्यू जो है वो क्लोज इंटरवल -2 2 है, इसका मतलब x की वैल्यू -2 भी लेनी पड़ेगी। x की वैल्यू हमने 0 निकाली वो, और x की वैल्यू जो हमारे पास में 2 है, ये दोनों मान हम लेने पड़ेंगे आपको। एक जो इनके बीच का मान होगा ना, क्योंकि ये कहा गया है कि -2 और 2 के बीच की वैल्यू और ये वैल्यूज़ भी लेनी है, इनके बीच में कोई पॉइंट जो निकाला जाएगा वो तो क्रांतिक बिंदु जैसे हमने निकाला वो निकाला जाएगा, साथ में ये पॉइंट भी हम लोग ले लेंगे। तो जब x इज इक्वल टू -2 पर हम लोग बात करेंगे तो f-2 कितना आ जाएगा, आप इसमें भर दोगे -2 की घात 3 इज इक्वल टू -8। फिर आप 0 पे देखोगे तो f0 निकालोगे तो इसका मतलब 0 की घात 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 0। f2 पर देखोगे आप तो आ जाएगा f2 कितना आ जाएगा हमारे पास में 2 की घात 3 इज इक्वल टू 8। तो देखो बस अब इसमें छांट लो क्या, सबसे पहले देखो निरपेक्ष उच्चतम, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, निरपेक्ष है ना, निरपेक्ष, पहले उच्चतम देखो, उच्चतम निरपेक्ष उच्चतम का मतलब जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी, सबसे ज़्यादा -2 है, सॉरी सबसे ज़्यादा कितनी है 8 है,
और निरपेक्ष निम्नतम देखो जो सबसे छोटी होगी, जो सबसे छोटी होगी वो -8 है। तो ये आपके दोनों आंसर आ गए, निरपेक्ष उच्चतम भी और निरपेक्ष निम्नतम भी। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं, है ना, हम चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ जो कि उसने दिया है मुझे f(x) = मैं रफ कर रहा हूँ इसको, आप लेक्चर को पॉज करके नोट कर लेंगे। कहा गया है कि एक फंक्शन दिया गया है, सेकंड पार्ट, f(x) = sin x प्लस के cos x, sin x प्लस के cos x, और साथ ही साथ एक कंडीशन दी है x विल टेक द वैल्यू बिटवीन x ओपन इंटरवल 0 to पाई के बीच में से आएगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो क्या करना है, देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर लेंगे, ठीक है ना। तो आपके पास में देगा f(x) = कितना, sin x का कितना हो जाएगा बेटे, cos x, ठीक है, sin x का cos x और cos x का माइनस के sin x आ जाएगा। ठीक है जी। अब ध्यान से देखना, क्रांतिक बिंदु निकालेंगे हम लोग जो कि काम करते थे, है ना। क्रांतिक बिंदु के लिए सीधी सी बात है, हम लोग f(x) की वैल्यू 0 रखेंगे। इस तरीके के सवाल हमने तीसरे पार्ट में भी कराया, तो cos x माइनस के sin x को 0 रख लेंगे। और यहाँ से आप देखोगे, ये मैंने पहले भी किया था कि tan x आ जाएगा, tan x = 1 आ जाएगा। अब 0 से पाई के बीच में देखो, 0 से पाई के बीच में tan x केवल एक जगह प्लस का होता है, वो इसमें होता है, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी π/4। एक ही पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि ये आपको पता है कि tan x = आ जाएगा tan π/4। तो x का जो क्रांतिक बिंदु यानी कि जो हमें एक पॉइंट मिल जाएगा वो π/4 मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ऐसे सूचीबद्ध करेंगे कि x = π/4 पर देखेंगे हम लोग क्या स्थिति बनेगी, x = क्योंकि ओपन इंटरवल है तो 0 भी कंसीडर करेंगे, है ना, क्योंकि 0 और पाई भी तो लेना आना मेरे को, और इसके बीच का क्रांतिक बिंदु मैंने अभी निकाला, कहने के π/4 निकाला, वो लेना है। π/4 ले लिया, फिर x = 0 पर देखेंगे, फिर x = पाई पर देखेंगे हम लोग। तो f π/4 का वैल्यू निकालो बेटा, इसमें रखेंगे तो कितना आ जाएगा, sin π/4 प्लस cos π/4, यानी क्या आ जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2, उसको सॉल्व करेंगे तो √2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, √2। फिर जब हम लिखेंगे f(0) की वैल्यू निकालेंगे तो sin 0 प्लस cos 0, sin 0 0 होता है, cos 0 होता है आपका कितना, 1, तो आपके पास में आ जाएगी वैल्यू 1। फिर पाई पे देखेंगे तो f पाई की वैल्यू देखेंगे, sin पाई प्लस cos पाई, sin पाई की वैल्यू 0 होती है, cos पाई की वैल्यू -1 होती है, तो -1 आ जाएगा। ये वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ी है बेटे, मैं यहाँ पे डिटेल से बात करूँगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा बात में, इसलिए कहता हूँ कि रिवाइज करते रहा करो पिछले वाले चैप्टर्स को भी, क्योंकि बहुत चीज़ें होती है ट्रिग्नोमेट्री की यूज़ करी जाती हैं, और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपके सामने होने चाहिए, और उस तरीके के मान तो आपको ज्ञात करने आने ही चाहिए। तो अब यहाँ से देखो, आप देखोगे निरपेक्ष उच्चतम, पहले देखिए निरपेक्ष उच्चतम मान, यानी कि जो सबसे बड़ा मान होगा, सबसे बड़ा मान कौन सा होगा, 1 से बड़ा तो √2 हो जाएगा। तो 1/2 की वैल्यू जो होती है 1.414 के आसपास होती है लगभग, है ना, तो ये तो √2 आ जाएगा सबसे बड़ा मान तो। और सबसे छोटा मान निरपेक्ष निम्नतम के केस में अगर हम बात करें तो बेटे वो आ जाएगी -1। तो ये दो वैल्यूज़ आपकी आ गई है ना, -1 और सॉरी √2 तो उच्चतम मान है और -1 इसका निम्नतम मान है। तो समझ में आ गया भैया, ठीक है। अब इसके चलते हैं हम लोग कौन से पार्ट की तरफ बेटा, फोर्थ पार्ट की तरफ। ज़रा इसको रफ करा लो और आप नोट कर लो ज़रा इसको अच्छे से। फोर्थ पार्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। फोर्थ पार्ट में क्या बात हो रही है, फोर्थ नहीं सॉरी थर्ड पार्ट है। अब आप कर सकते हो, उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप देख नहीं रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों ने चीज़ें समझ ली हैं, तो आप अपने आप से थोड़ी प्रैक्टिस करें। यहाँ पर x जो वैल्यू ले रहा है वो ले रहा है -2 और 9/2 के क्लोज इंटरवल से। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे f(x) निकाल लेंगे।
4 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1/2 इंटू 2x, या एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है वो आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस एक्स। ये तो आएगा बेटा 4 माइनस एक्स। हाँ, तो अब जब हम लोग क्रांतिक बिंदु की बात करेंगे तो एफ डैश एक्स को मैं लाइन लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग लिख लेना। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4। तो हमें कुछ पॉइंट मिल गए, एक्स इज इक्वल टू एक तो 4 मिल गया, एक एक्स इज इक्वल टू पॉइंट ले लेंगे माइनस का 2, एक एक्स इज इक्वल टू पॉइंट ले लेंगे 9/2। यहाँ पर हम वैल्यू निकालेंगे f4 की कितनी है, और यहाँ पर हम वैल्यू निकालेंगे f-2 की कितनी है, यहाँ पर वैल्यू आप निकालोगे f9/2 की वैल्यू कितनी है। इन सब के मान जब निकाल लोगे तो सबसे बड़ा तो निरपेक्ष उच्चतम और सबसे छोटा निरपेक्ष निम्नतम मान हो जाएगा। आप अपने आप से देख लेना। रही बात फोर्थ पार्ट की, ये भी मैं चाहूँ तो आपको होमवर्क देना चाहता हूँ कि f(x) जो है हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है ना, विच इज़ गिवन एज x-1 का होल स्क्वायर प्लस के 3 एंड x विल टेक द वैल्यू फ्रॉम द क्लोज इंटरवल -3 to 1। तो देखो सबसे पहले क्रांतिक बिंदु निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। इसको x मान के x स्क्वायर का होता है 2x, है ना। दोबारा डिफ्रेंशिएट करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, इसका 0 हो जाएगा, इसका 0। फिर हम क्या करेंगे, क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करेंगे बेटा, क्रांतिक बिंदु जब निकालेंगे हम लोग, लिखने का तरीका, आप क्वेश्चन नंबर, इसका जो फर्स्ट पार्ट है हमने बहुत अच्छे से कराया, उस हिसाब से लिखियो। मैं थोड़ा जल्दबाजी में कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को सिर्फ थीम समझ में आ जाए, आपका समय ज़्यादा ना लगे। तो एफ डैश एक्स को हम जब 0 रखेंगे तो 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप x की वैल्यू 1 प्राप्त कर लोगे, x की वैल्यू 1 प्राप्त कर लोगे। तो आपको जो पॉइंट्स मिले हैं, पॉइंट मिला x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -3। अच्छा, x इज इक्वल टू 1 तो ऑलरेडी इसने दिया भी है, तो केवल 2 ही पॉइंट मिले हैं हमें, है ना भाई। 1 ही तो मिला या कुछ गड़बड़ हो गया? नहीं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1 पर जब हम निकालेंगे f1 निकालेंगे बेटा, कितना आ जाएगा, 1 भर लो यहाँ। जब यहाँ 1 भरेंगे, देखो 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 तो इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। और f-3 जब भरेंगे, f-3 भरेंगे सवाल के अंदर तो आ जाएगा -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 3। सॉल्व अगर करोगे तो यहाँ आ जाएगा 2 का वर्ग हो जाएगा कितना, 4 और 3 7। तो बेटे ये हो गया निरपेक्ष, ये क्या हो गया, निरपेक्ष निम्नतम, है ना, सबसे छोटा है। और ये क्या आ गया, निरपेक्ष उच्चतम, है ना, निरपेक्ष निम्नतम और निरपेक्ष उच्चतम। तो ये इसमें -3 से -1 तो नहीं है ना इंटरवल, अगर ऐसी बात होगी यहाँ कहीं अगर -1 हुआ ना तो चीज़ें फिर बदल जाएंगी ना, कि अगर ये इंटरवल मेरी किताब में गड़बड़ हो तो नहीं रखा है ऐसा, तो फिर हमें एक चीज़ और चेक करना पड़ेगा इस केस में -1 पर। लेकिन चलो देख लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसमें पॉइंट जो निकाला हमने वही इंटरवल में दे दिया। ऐसा हो जाता है, ऐसी कोई बड़ी समस्या वाली बात नहीं है। तो दिस इज़ द लास्ट पार्ट। निम्नतम मान तो है 3 और उच्चतम मान है 19। भाई हाँ, तो ठीक तो है, क्योंकि -1 रखा जाएगा ना, -3 तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो 16 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 19। तो 19 होगा इसका निरपेक्ष उच्चतम मान। तो हमने 5 तक बेटे सॉल्व कर लिए हैं और इस लेक्चर में बेटा मैं इतना ही रखूँगा। आगे के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट लेक्चर में देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत लंबा काम बाकी है। तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करेंगे तो अच्छे समझ में भी आएगा और चीज़ें सही रहेंगी। धन्यवाद।